जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती को टारगेट करते हुए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। कब स्टार्ट किया गया? तो 22 फरवरी को हमारा पहला टेस्ट हो चुका है। तो जो टेस्ट आयोजित हुआ था उसके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप देखेंगे कितने क्वेश्चन आए हुए थे, तो टोटल 100 क्वेश्चन आए हुए थे छत्तीसगढ़ से। प्रश्न नंबर 1 से लेके प्रश्न नंबर 60 तक, 1 से लेकर 60 तक छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन आए हुए थे। फिर उसके बाद भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के क्वेश्चन आए हुए हैं। कब से? तो प्रश्न संख्या 61 से लेके प्रश्न संख्या 85 के बीच में भारतीय इतिहास के क्वेश्चन है। उसके बाद गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 86 से लेके 100 के बीच में गणित वाले और रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे लोगों को डाउट आया है कि इसको आप थोड़ा सा समझा दीजिएगा। तो इसके क्वेश्चन हम लोग लास्ट में समझ लेंगे। तो जो क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चन का हम लोग आंसर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जो ये टेस्ट आयोजित हो चुका है 22 फरवरी से, अब हमारा दूसरा टेस्ट कब होने वाला है? तो 28 फरवरी को दूसरा टेस्ट होने वाला है। ऐसे ये टेस्ट टोटल कितने होने वाले हैं? 15 टेस्ट होने वाले हैं। कितने टेस्ट? 15 टेस्ट होने वाले हैं। कब से कब तक चलेगा ये? तो 22 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है और 22 मई तक हमारा टेस्ट चलने वाला है। कब तक? तो 22 मई तक ऐसे टेस्ट होने वाले हैं। आपको 5 से 6 दिन का हर टेस्ट में गैप मिलेगा। तो ये 5 से 6 दिन आप दूसरे टेस्ट की तैयारी करेंगे। जैसे कि पहला टेस्ट हुआ तो दूसरे टेस्ट का सिलेबस मिल गया। अब दूसरे टेस्ट के लिए जो सिलेबस मिला हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। फिर दूसरा टेस्ट 28 को हो जाएगा, फिर ऐसे तीसरा टेस्ट होगा। ऐसी आपके पास 15 टेस्ट देने के मौके रहेंगे। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है। चलिए, बाकी अगर जिसको ज्वाइन करना है तो मैंने नंबर दे चुका है, वहां पे आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण 1 नवंबर 2000 के दिन भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? राहुल गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को, तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? तो कौन सा क्रम है? 9वां क्रम है। पहले 10वां क्रम था, फिर जम्मू कश्मीर जब अलग हो गया, लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया, तो अब ये 9वें क्रम पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है कौन है? तो पहाड़ी मैना छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय पक्षी है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस जिला से होकर गुजरती है? रायपुर जिला, बिलासपुर जिला, कोरबा जिला या फिर सरगुजा सूरजपुर जिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरजपुर जिला। फिर छत्तीसगढ़ राज्य की अक्षांशीय स्थिति बताइए। तो क्या है इसका अक्षांशीय स्थिति? सारी चीजें हमने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में बात किया हुआ है, एमसीक्यू सीरीज में। इसके अलावा हमने थ्योरी में भी बात की हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 17 डिग्री 46 मिनट से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इस राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु हमारे राज्य की सीमा को टच नहीं करता। बाकी सभी राज्य जो है वो छत्तीसगढ़ की सीमा से लगते हैं। प्रदेश में सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है कौन सा जिला? धमतरी, रायगढ़, राजनांदगांव, बलरामपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमतरी। मतलब क्या? कि जिसकी सीमा बहुत छोटी है, सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी सीमा जो कि दूसरे राज्य से टच हो रही है, और सबसे छोटी सीमा तो किसकी है? इसकी धमतरी की। चलिए, फिर 33 जिलों के अनुसार छत्तीसगढ़ के कितने जिले भू आविष्ठित हैं? तो टोटल कितने जिले? तो 11 जिले छत्तीसगढ़ के भू आविष्ठित जिले हैं। टोटल जिले कितने हैं? 33 हैं। 22 जिले किसी न किसी राज्य की सीमा को टच करते हैं। 11 जिले जो कि किसी भी राज्य की सीमा से टच नहीं होते हैं। निम्न कौन सा सेल समूह सबसे प्राचीन तथा छत्तीसगढ़ की धरातली बनावट में प्रमुख है? सबसे प्राचीन बताना है। सबसे प्राचीन कौन सा? आर्कियन सेल समूह। फिर छत्तीसगढ़ बेसिन किस युग की शैलों से बना हुआ है? तो छत्तीसगढ़ बेसिन मतलब महानदी बेसिन की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ बेसिन हम किसे बोलते हैं? महानदी, जो बीच वाला। ये किससे बना हुआ है? तो कड़प्पा शैल से बना हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ में कोयला किस युग की चट्टानों में मिलता है? कोयला कौन सी युग की चट्टानों में मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना। फिर किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? कौन से जिले में सीतालेखनी पहाड़ है? तो राइट आंसर सूरजपुर जिले में सीतालेखनी का पहाड़ है।
फिर छत्तीसगढ़ में किस जिले में इसकी सबसे ऊंची चोटी है? 2018 के आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। क्या पूछा था? सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ लिया था, लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया है, किस जिले में वो ऊंची चोटी है। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गौरलाटा चोटी। गौरलाटा चोटी है ना, कहाँ पे है ये? तो बलरामपुर जिले में है। निम्नलिखित में से किसे फूलों की घाटी कहा जाता है? किस घाटी को फूलों की घाटी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर लोरो घाटी, जो कि जसपुर में स्थित है। मैकल श्रेणियां निम्नलिखित में से किस पर्वत का भाग है? कौन से पर्वत का भाग है मैकल श्रेणियां? इसका राइट आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? कौन सा जो जिला है वो वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कवर्धा जिला। वृष्टि छाया मतलब यहाँ पे बारिश कम होती है, क्योंकि मैकल श्रेणी है। मैकल श्रेणी जो मानसून को रोक देता है, जो अरब सागर की साइड से मानसून आती है उसको रोक देता है, इसीलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। नंदीरा चोटी स्थित है, कहाँ पे चोटी स्थित है ये? दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव। तो राइट आंसर दंतेवाड़ा में ये स्थित है। अबूझमाड़ किस जिले में आता है? कौन से जिले में अबूझमाड़ आता है? कोंटा, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा। तो अबूझमाड़ कहाँ पे? नारायणपुर में। यहीं पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। कितनी बारिश होती है? तो 187 सेंटीमीटर बारिश यहाँ पे होती है अप्रॉक्स। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलीन घाटी स्थित है? कहाँ पे स्थित है तेलीन घाटी? तो मैंने आपको बताया था कि इधर है ये महानदी घाटी, और इधर है बस्तर संभाग वाले, जो भी बस्तर का पठार है ना, बस्तर संभाग या बस्तर पठार, इधर इधर महानदी घाटी। ठीक है, बीच में है केशकाल घाटी, केशकाल घाटी में ही है तेलीन घाटी। कहाँ पे? कोंडागांव जिले में। छत्तीसगढ़ की अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? तो अधिकांश वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से। 90% जो बारिश होती है बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है, 10% अरब की सागर। उसके बाद निम्न में से कौन सी मिट्टी छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाई जाती है? कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, जिसे हम बोलते हैं मटासी मिट्टी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हारी मृदा के नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को, काली मिट्टी को कन्हारी मृदा के नाम से जाना जाता है। सबसे उपजाऊ मिट्टी भी यही होती है। फिर छत्तीसगढ़ में बागवानी, कृषि एवं चाय की खेती करने के लिए किस मृदा को उपयुक्त माना जाता है? किसके लिए? बागवानी, कृषि एवं चाय की खेती के लिए। किसे? लैटेराइट मृदा। कहाँ पे पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी भाग में, मतलब जसपुर या जसपुर वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ये जो मृदा होती है ये भवन निर्माण के लिए उपयोगी होती है, ईंट भी इससे बनाए जाते हैं, ये बहुत हार्ड होती है। सिहावा पहाड़ी किस नदी का उद्गम स्थल है? कौन सी नदी का उद्गम स्थल है? तो महानदी का उद्गम स्थल है। यहीं पे श्रृंगा ऋषि का आश्रम भी है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर महानदी, शिवनाथ एवं जोक नदी के पवित्र संगम पर बसा हुआ है? किसके? महानदी, शिवनाथ और जोक नदी, तीनों का संगम कहाँ पे होता है? तो शिवरी नारायण पे होता है। इब नदी का उद्गम स्थान है, 2018 के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इब नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से होता है। 2018 के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो कौन सी नदी में सोने की कण पाई जाती हैं? तो वही इब नदी में सोने की कण पाई जाती हैं। और इब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जसपुर की खुर्जा पहाड़ी से होता है। बस्तर की जीवनदायिनी या फिर जीवन रेखा नदी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? इंद्रावती नदी को, क्योंकि जो बस्तर संभाग का जो पानी है, मान लीजिए बस्तर संभाग हो गया और ऐसे ही इंद्रावती नदी बहती है, तो इस संभाग का लगभग पूरा पानी यही इंदिरा नदी में मिलता है, इसलिए बस्तर की जीवनदायिनी भी कहा जाता है इसे। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? तो माता दंतेश्वरी का मंदिर कहाँ पे? शंखनी और डंकिनी नदी के संगम पर स्थित है। रिहंद नदी किस नदी की सहायक है? कौन सी नदी की सहायक नदी? देखिए हमारी रिहंद नदी का जो रिहंद नदी सरगुजा के छुरी मतरंगा से निकलती है, सरगुजा जिले के, ठीक है। और इधर से मध्य प्रदेश के अमरकंटक से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी में ही हमारी रिहंद नदी जाके मिल जाती है। तो रिहंद नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी की सहायक नदी है। और ये जो सोन नदी है लास्ट में जाके यहाँ से ऐसे गंगा नदी आती है और गंगा नदी में मिल जाती है, इसलिए सोन गंगा अपवाह तंत्र भी बोला जाता है इस पूरे को।
मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? कौन सी नदी पर बनाया गया है मिनी माता बांगो परियोजना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हसदेव नदी पर बनाया गया है मिनी माता बांगो परियोजना। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध भी है ये, 87 मीटर इसकी ऊंचाई है। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर धमतरी जिले में स्थित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना है? सबसे पुराना बांध कौन सा है? रुद्री। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि अगर समझाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए बस केवल यहाँ पे आंसर हम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है? कौन सी सबसे प्रमुख फसल है? सबको पता होगा, चावल या फिर धान। छत्तीसगढ़ में जिलों की कुल संख्या कितनी है? कितनी संख्या है? 33 जिले हैं, 11 लैंडलॉक जिले, ठीक है, या फिर भू आविष्ठित जिले जिसे हम बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ स्थित है? कहाँ इमली होती है? तो जगदलपुर में इमली होती है। जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है। भारत में वन क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा क्रम है? वन क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा क्रम है? तो तीसरा सबसे ज़्यादा यहाँ पे वन पाए जाते हैं, तीसरे क्रम का है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे? एमपी में, ठीक है। थर्ड कौन सा? तो थर्ड हमारा सीजी हो गया। उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य में संरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? संरक्षित वन का प्रतिशत बताइए कितना है? तो आरक्षित वन 43% है, ठीक है। संरक्षित वन कितने हैं? तो 40%। आप यहाँ पे गलती कर सकते थे, आपको बस एक ही चीज़ पता होगा कि आरक्षित वन, आरक्षित 43.13%। फिर उसके बाद संरक्षित है सी 40.22%। तो आपको ध्यान देना है, संरक्षित और आरक्षित अच्छे से पढ़ना है। छत्तीसगढ़ का सर्वोत्तम सागौन पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है सर्वोत्तम सागौन? ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या था? खुरसेल घाटी, ठीक है, खुरसेल घाटी होना था, और यही खुरसेल घाटी राइट आंसर होना था, इसलिए इसे विलोपित कर दिया गया है। फिर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम अस्तित्व में कब आया था? वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया था, जो वनों की देखभाल करने के लिए उत्तरदायी होता है? तो कब आया था? मई 2001 में। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क की बात हो रही है। छत्तीसगढ़ में कुल कितने नेशनल पार्क? 3 नेशनल पार्क। सबसे छोटा कौन सा? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। सबसे बड़ा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। इसका कितना है क्षेत्रफल? तो 200 वर्ग किलोमीटर। गुरु घासीदास से कितना है? तो कुल मिला के है 1441 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? तमोर पिंगला। छत्तीसगढ़ राज्य में कहाँ एशिया का मानव निर्मित सबसे बड़ा जंगल सफारी बनाया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? नया रायपुर। आपको मैंने इमेज से पढ़ाया भी था, कौन? मोदी जी आए थे और उसे दूरबीन से उसको देख भी रहे थे। फिर कोटमी सुनार क्यों प्रसिद्ध है? कोटमी सुनार प्रसिद्ध है मगरमच्छ संरक्षण के लिए। सारी चीज़ें आपको आती होंगी अगर आपने क्लास देखा होगा तो। छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक कोयला उत्पादक जिला कौन सा है? सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पे है? तो कोरबा में। कोरबा में। और क्या है? तो बालको भी है। बालको करता क्या है? ये बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने का काम करता है, ये एक उद्योग है। फिर छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन किस जिले से होता है? कौन से जिले से? दंतेवाड़ा जिले से। क्या करते हैं हम? तो हम लोग विशाखापट्टनम पोर्ट के माध्यम से वहाँ में जहाज मिलाते हैं लोहे को, लौह अयस्क को, और भेज देते हैं जापान में। निम्न में से किस उद्योग में बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है? कौन से उद्योग को? तो अभी मैंने यहाँ बताया था, बॉक्साइट को किसमें? एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करता है। कौन कन्वर्ट करता है? तो बालको। एल्यूमिनियम, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन किस जिले में होता है? कहाँ पे? बलौदाबाजार, भाटापारा। अभी पीएससी में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है। टिन के उत्पादन में संपूर्ण राष्ट्र में इस राज्य का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। हमारे इंडिया में केवल और केवल टिन कहाँ पे होता है? तो छत्तीसगढ़ में।
छत्तीसगढ़ राज्य में हीरा किस स्थान पर उपलब्ध है? हीरा कहाँ पे पाया जाता है हमारे? तो गरियाबंद में। गरियाबंद में मैनपुर पैली खंड, ये वाली जो जगह है वहाँ पे ये हीरा पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भिलाई इस्पात संयंत्र की लौह अयस्क की पूर्ति करता है? कौन सा संयंत्र भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क देता है? तो पहले कौन दे रहा था? दल्ली राजरा। अब कौन देता है? कांकेर का रावघाट माइंस। बाल्को संयंत्र में उपयोग आने वाला मुख्य खनिज अयस्क कौन सा है? बाल्को में अभी हमने बात किया है, बाल्को में कौन सा खनिज अयस्क यूज में आता है? तो बॉक्साइड। ये बॉक्साइड में जब ये जो बॉक्साइड को बाल्को में ले जाते हैं, फिर बॉक्साइड को किस में बना देता है? वो तो एल्यूमिनियम बना देता है। एल्यूमिनियम से हेलीकॉप्टर भी बनता है, बर्तन भी बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब कहा जाता है? सीमेंट का हब किस जिले को कहा जाता है? तो बलौदाबाजार भाटापारा को। यहाँ पे बहुत सारी इकाइयाँ हैं, बहुत सारे कारखाने हैं सीमेंट बनाने के लिए। सीमेंट किससे बनता है? तो चूना पत्थर से बनता है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? एकमात्र जूट उद्योग कौन से जिले में स्थित है? तो रायगढ़। मोहन जूट मिल 1935 में ये बनता है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का उपयोग किया जाता है? तो किससे कत्था किससे बनता है? तो खैर वृक्ष से। कौन बनाता है? खैर वृक्ष से। खैरवार जो जनजाति होती है वो कत्था बनाने का काम करती है। छत्तीसगढ़ राज्य की नवीन उद्योग नीति का समय कब से कब तक है? तो 1 नवंबर 2019 से 31 अक्टूबर 2024 तक। साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है? SECL का मुख्यालय कहाँ पे है? बिलासपुर में है। कब बना है? 1985 में इसका मुख्यालय बना है। करता क्या है? ये कोयला खोदने का काम करते हैं ये। छत्तीसगढ़ में रेलवे मालबोगी या रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? रायपुर में स्थित है। कब बना है ये? 1966 में बना हुआ है। रेलवे जो बोगियां बनती हैं वो ये काम करता है। ताता पानी या फिर गर्म पानी का फव्वारा किस जिले में स्थित है? मतलब क्या जमीन से गर्म भाप निकलता है, फव्वारा निकलती है। कौन से जिले में? तो बलरामपुर जिले में। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चित्रकूट जलप्रपात कौन सी नदी पे स्थित है? तो इंद्रावती नदी पे। छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात। सबसे ज्यादा पानी यही लाता है जलप्रपात, ठीक है। सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर पूछे जाएगा, ऊंचाई पूछेगा, तो तीरथगढ़। पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम संकल्पना किसने की? किसने किया? सुंदरलाल शर्मा जी ने। अपनी पांडुलिपि 1918 में इन्होंने एक पांडुलिपि लिखी और उसी पांडुलिपि में इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ के बारे में सोचा था, संकल्पना की थी। भारतीय, अब देखिए इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री के ये क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से। फिर गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये देखिए MP कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ ये है पेपर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है MP कांस्टेबल के एग्जाम में आया हुआ है। कहाँ पे हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म? तो लुम्बिनी में हुआ था। फिर मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा अनाज? तो जौ। जौ को बोला जाता था यौ, और इसे ही सबसे पहले यूज किया गया था मानव द्वारा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए फेमस है ये। भीमबेटका है कहाँ पे? मध्य प्रदेश राज्य में है ये। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी। कहाँ पे खोज की गई थी कि जूता हुआ खेत मिला हुआ है ऐसे? तो कहाँ पे मिला हुआ है? कालीबंगा। कालीबंगा है कहाँ पे? तो हरियाणा। उसके बाद मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा खोदा गया था तभी तो बहुत सारी चीजें मिली थी कि यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे मुहरे मिले, यहाँ पे पशुपति जो नाथ जो देव थे, जैसे हम शिव भगवान बोलते हैं, उनकी मूर्ति मिली, तो बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो उस टाइम पे जो जगह है ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, इसकी खुदाई जब की गई तो उस प्रभारी कौन थे, उसके हेड कौन थे? कौन थे? जॉन मार्शल। कब खुदाई की गई? तो 1921-22 में। फिर सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। कौन सी धातु का सबसे पहले यूज किया था? तो तांबा का। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद।
ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम, हम लोग जो सोम रस लेते हैं वाला, हम लोग नहीं, उस टाइम पे लिया जाता था, ठीक है। तो कौन सा? 9वें मंडल में सोम रस है ना। सोम मतलब कुछ और भी होता है। चलिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? 10 रागी युद्ध हम जिसे बोलते हैं, कौन सी नदी के तट पर? तो परशुनी नदी के तट पर 10 रागी युद्ध लड़ा गया था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन? कौटिल्य, ठीक है, जिसे हम चाणक्य बोलते हैं। अशोक स्तंभ जिसका शेर भारतीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, कहाँ पे स्थित है? अशोक स्तंभ है ना, जो हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अशोक स्तंभ, तो कहाँ से वो अपनाया गया? तो ये सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। निम्नलिखित में से किस ऋग्वेद में युद्ध देवता, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? ऋग्वेद टाइम में कौन युद्ध के देवता थे? मतलब अगर युद्ध करना है तो हम लोग उस भगवान की, उन भगवान की पूजा करेंगे। तो किसे? इंद्र भगवान की। और जो ये इंद्र भगवान थे ये वर्षा के देवता भी थे, मतलब अगर इनकी पूजा की जाएगी तो अच्छी बारिश होगी, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी खेती भी होगी। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? कौन सी पुस्तक में मिलता है गायत्री मंत्र? तो ऋग्वेद में मिलता है ये। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? कौन से जानवर को अघन्या माना गया है? अघन्या का मतलब होता है कि मारना नहीं है। कौन से जानवर को? तो गाय को। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है सत्यमेव जयते शब्द? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते। देखिए, फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 अब भी जो पेपर हुआ था और पूरा पेपर भी कैंसिल हो चुका है, क्योंकि हमारे यहाँ सरकार चुनाव अच्छे से करा लेती है लेकिन पेपर कभी अच्छे से करा ही नहीं पाती। प्राचीन जैन एवं बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे? कितने जनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में ये 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। कहाँ से? तो बौद्ध ग्रंथ के अगुत्तर निकाय में बताया गया है कि टोटल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? मतलब अपना पहला जो उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? किसके शासनकाल में? तो कनिष्क के शासनकाल में ये हुआ था। कैसे आप याद करेंगे? अका अक, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक, उसके बाद कनिष्क के टाइम में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, मतलब बैठक हुई थी बौद्ध लोगों की, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। अशोक निम्न से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? तो मौर्य वंश से संबंधित थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अभी नालंदा लाइब्रेरी बहुत सारी बन रही है, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम आपको याद रखना है। जो बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने बोला कि ठीक है, यूथ को हमें आगे बढ़ाना है तो इन्हें एजुकेट करना पड़ेगा, उसके लिए हम लाइब्रेरी बनाएंगे। तो अभी ये बोल रहे हैं कि हम हर जिले में लगभग लाइब्रेरी बनाएंगे, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। जैन धर्म के संस्थापक हैं, कौन है जैन धर्म के संस्थापक? तो ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो कुंडलग्राम में हुआ था, और वैशाली में है ये कुंडलग्राम। तो इस क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया गया है। क्या? वैशाली जो एक क्षेत्र था वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था, ठीक है। तो इसका ए भी राइट है और डी भी राइट है, इसलिए ये विलोपित कर दिया गया। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? राम भगवान और हनुमान जी पहली बार मिलते हैं, तो कौन से कांड में? किष्किंधा कांड। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा, ठीक है। लिच्छवी वंश के द्वारा या लिच्छवी कुल के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। अब देखिए
रीजनिंग के क्वेश्चन और मैथ के। ठीक है, निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में, देखिए सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिटेल में देखने वाले हैं, मैथ और रीजनिंग को। निम्नलिखित अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर कौन सा होगा। अभी क्या बोल रहा है, बाएं से 12वें, तो आप बाएं, देखिए बाएं इधर होता है, दाएं इधर होता है, आपको ये भी पता होगा। बाएं से 12वें देखते जाइए, तो जब भी आप रीजनिंग पढ़ेंगे तो इनका सीक्वेंस याद कर लीजिएगा कि ए को 1, बी को 2। अगर मैं 2 बोलूँ तो आपको याद आना चाहिए कि बी बोल रहे हैं। अगर मैं ओ बोलूँ तो आपको याद आना चाहिए कि 15 की बात हो रही है। अगर मैं जे बोलूँ तो आपको याद आना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, 20 की बात हो रही है, सॉरी टी की बात है ना। अगर मैं टी बोलूँ तो आपको याद आना चाहिए 20 की बात हो रही है। अगर मैं जे बोलूँ तो क्या याद आना चाहिए आपको कि 10 की बात हो रही है, 10 की बात हो रही है। तो सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, है ना। के बोलूँ तो 11, किंग्स पंजाब 11, है ना। ऐसे आप याद कर सकते, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3। ऐसे जब आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। इससे याद होने से फ़ायदा क्या होगा कि आप बहुत कम टाइम में वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बाकी अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप भी फिर भी आप क्या कर सकते हैं, जाके पेपर में एक जगह कोने में लिख लीजिएगा, ए का 1 बोलते हैं, बी को 2 बोलते हैं, सी को 3 बोलते हैं। ऐसे ही सीक्वेंस लिख लीजिएगा, है ना। जेड को 26 बोलते हैं, ऐसे आप लिख लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याद करेंगे तो जल्दी से बना लेंगे। चलिए, बाएं से 12वें, बाएं से 12वें तो ए को 1, बी को 2, सी को 3, ऐसा करके आप जब देखेंगे तो एल किस में आएगा, 12 में आएगा। ठीक है, अब 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, दाईं ओर 8वां मतलब अब हम लोग दाईं ओर, इधर दाईं मतलब इधर होता है, दाईं ओर 8वां और गिनो। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8वां कौन सा है, तो टी है, ए राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको याद रहता तो 12 और 8 दाईं ओर, है ना। 12 पहले इधर से हो गया और फिर दाईं ओर और जाना है, तो 12, 8, 20 आप ऐसे कर सकते थे। उसके बाद शब्द मेंटोर में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लोगों को डाउट उत्पन्न किया है। देखिए, अगर मैं आपसे थोड़ा सा यहाँ समझाना चाहूँगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, मान लीजिए ये ऐसे हमने लिख लिया। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँगा कि बी और डी के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप बोलोगे केवल और केवल एक अक्षर है। कितना अक्षर है, एक अक्षर है। अगर मैं बोलूँगा बी और जी के बीच में कितने अक्षर हैं, तो बोलोगे 1, 2, 3, 4। कितने अक्षर हैं, तो 4 अक्षर हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ई और एच के बीच में कितने अक्षर हैं, तो आप बोलोगे 1 और 2, 2 अक्षर है। ठीक है, सेम ऐसे देखिए, अब यहाँ पे 2 अक्षर का डिफरेंस है, यहाँ पे बी और जी के बीच में 4 अक्षर का, बी और डी के बीच में 1 अक्षर का। सेम वैसे यहाँ पे आपको देखना है, जो ये यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, इसमें आपको देखना है कि जो ये वर्ड में अक्षर है, इनके बीच में अंग्रेजी वर्ड वाले में जितने अक्षर आते हैं, सेम वैसे इस वर्ड में भी अक्षर हैं, उनके बीच में उतना ही अक्षर का डिफरेंस है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। MENTOR, ये हमारा वर्ड हो गया। ठीक है, अब आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो देखिएगा, एम के बाद एन आता है। ठीक है, एन आता है, लेकिन यहाँ पे एन है नहीं। फिर क्या आता है, ओ आता है, बिल्कुल नहीं है। पी आता है, नहीं है। क्यू आता है, नहीं है। आर आता है, एम के बाद आर आता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ए बी सी डी लिखते तो आप देखते कि एम और एन के, एम और आर के बीच में कितने अक्षर आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एम है और ये आर है। कितने अक्षर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 4 ही अक्षर आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कितने अक्षर आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 4 अक्षर आ रहे हैं। आपने यहाँ पे ए बी सी डी लिखा था तो देखा 4 अक्षर आए, और यहाँ भी आपने देखा तो 4 अक्षर आए। मतलब एक जोड़ा तो हमारा एक युग में यहाँ पे बन गया, एम से आर के बीच में। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा फिर आप ऐसे ही काउंट करिएगा, ई के बाद में एफ आता है, एफ नहीं है ना। ई फिर एफ के बाद में जी आता है, नहीं होना चाहिए लेकिन नहीं है। एच आता है, फिर आई आता है, बिल्कुल युग में नहीं बन रहा है ई के साथ में। फिर एन के साथ में देखिए, एन ओ पी क्यू, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। एन के बाद में ओ आना चाहिए, यहाँ पे तो टी आ गया है ना। तो एकदम सीक्वेंस रहना चाहिए, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में तो वैसे ही यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, एन के बाद में ओ है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस आ गया है एक के बीच में, तो वैसा नहीं होता है।
कभी भी जैसे यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में रहता है वैसे ही यहाँ पे आपको देखना है पूरा। एन के बाद में ओ के बाद में पी के बाद में क्यू होना चाहिए, तो यहाँ पे आर आ गया है इसलिए नहीं होगा, जोड़ा नहीं बन रहा है। फिर टी यू भी, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है। ओ पी, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, आप उल्टा भी जा सकते हैं। अब उल्टा जाएंगे तो कैसे देखेंगे, आर एस टी देखेंगे आप कि आर और टी के बीच में कितना अक्षर का डिफरेंस आता है, तो केवल और केवल एक अक्षर का डिफरेंस आता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं आर और टी के बीच में कितने अक्षर का डिफरेंस आता है, तो एक अक्षर का डिफरेंस आता है, एक, है ना। और यहाँ भी आर और टी के बीच में एक अक्षर का डिफरेंस है, तो हमें उल्टा भी चलने आना चाहिए, ठीक है। तो कितना, ये हो गया एक। और पहला एम और आर के बीच में डिफरेंस जो थे अंग्रेजी वर्णमाला में जितने थे उतने इसमें भी है, और आर और टी के बीच में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर का डिफरेंस होता है उतने यहाँ भी हैं, ठीक है। दूसरा बन गया। उसके बाद आप देखेंगे आर एस टी, पहला ये बन गया था, फिर यू भी डब्ल्यू, बिल्कुल नहीं आ रहा है कुछ। फिर ओ से गिनिए, ओ पी क्यू आर एस टी, बिल्कुल नहीं बन रहा है। फिर टी यू भी डब्ल्यू, कुछ भी नहीं बन रहा है। एन ओ पी, बिल्कुल नहीं बन रहा है। ई एफ, ऐसा करके आप क्या करेंगे, बस आगे का गिनती देखिए, अगर आ गया उसी जगह पे तो आप उसका जोड़ा मान लीजिए। तो कुल कितने जोड़े बन गए हैं, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 जोड़े बन गए हैं, ए राइट आंसर। यदि शब्द कैवेंडिश के पहले सभी स्वरों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए और फिर सभी व्यंजनों को क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो दाएं छोर से छठे के दाएं को तीसरा कौन सा अक्षर होगा। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्वर किसे बोलते हैं, इंग्लिश में स्वर किसे बोलते हैं या फिर वॉवेल्स कौन से होते हैं। तो वॉवेल्स की बात की जाएगी तो हमारी इंग्लिश में 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल्स हो गए। बाकी जो भी बचे वो सारी की सारी क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं या व्यंजन होते हैं। चलिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो ये कैवेंडिश एक शब्द दिया हुआ है, तो सबसे पहले सभी स्वरों को वर्ण क्रमानुसार आप जमा लीजिए। अब आप यहाँ पे देखिए कौन कौन से यहाँ पे स्वर दिए हुए हैं, तो स्वर कौन कौन से, यहाँ बोलोगे ए स्वर होता है, सी होता है क्या, नहीं होता, वी होता है क्या, स्वर नहीं होता, ई होता है, हाँ ई होता है स्वर, एन भी नहीं होता, डी भी नहीं होता, आई होता है स्वर, है ना। तो हमारे पास 3 स्वर हैं यहाँ पे, है ना। तो 3 स्वर ए ई आई, और ये क्या बोला है कि वर्ण क्रमानुसार, मतलब ए के बाद ही ई आता है ना, ऐसा नहीं है कि आप ई पहले कर देंगे, तो ए के बाद ई आता है, ई के बाद आई आता है, ऐसा करके इनका सीक्वेंस रहना चाहिए वर्ण के अनुसार। ऐसे ही जैसे आप ABCD लिखते हैं ऐसे इनका सीक्वेंस है, बिल्कुल है। चलिए, अब बाकी सारे क्या हो गए, व्यंजन हो गए। बाकी व्यंजनों को आपको देखना है, तो व्यंजन आप देखेंगे कौन कौन से हैं, आप लिख लीजिए सी, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे वी, उसके बाद क्या बचा है एन डी एस एच, एन डी एस एच, ठीक है। ये हो गए टोटल हमारे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लेकिन बोला क्या है कि वर्ण क्रमानुसार, वर्ण के अनुसार ये व्यंजनों को जमाना है। आप क्या बोलोगे, क्या कि सी के बाद वी आता है, उसके बाद फिर एन आता है, फिर डी आता है। आप बोलोगे सी के बाद तो डी आता है, डी के बाद फिर क्या आएगा, तो डी ई एफ जी एच आएगा, एच के बाद आई जे के एल एम एन एन आएगा, फिर एन के बाद ओ पी क्यू आर एस आएगा, एस के बाद टी यू वी आएगा। तो आप इनको वर्ण के अनुसार जमाइए। तो सी के बाद आप क्या करोगे, डी करोगे, डी के बाद आप क्या करोगे, एच करोगे, एच के बाद एन करोगे, एन के बाद आप एस करोगे, एस के बाद वी करोगे। अब आप देखोगे कि जो अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसके अनुसार ये जम गए हैं, इनका यही क्रम है। पहले आपने स्वर को जमाया, उसके बाद आपने व्यंजन को जमाया, यही बोला है ये क्वेश्चन। पहले स्वर को जमाने बोला है, देखिए सबसे पहले स्वर को जमाने बोला, जमा दिया आपने, फिर बोला कि फिर सभी व्यंजनों को वर्ण क्रमानुसार जमाइए, सभी व्यंजनों को हमने जमा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब बोला है ये जमा दिए, उसका दाएं छोर से, दाएं छोर से मतलब इधर छोर से, दायां मतलब ये होता है, बायां मतलब ये होता है, तो दाएं छोर से छठे, दाएं ओर से छठे, तो आप देखेंगे पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये। तो दाएं ओर से छठे के दाएं, छठे के दाएं आप दाएं जाइए, दाएं जाएंगे तो एच आएगा, छठे के दाएं, है ना, छठे के दाएं को तीसरा, सॉरी, है ना, तो छठे के दाएं को तीसरा आपको देखना है। तो जब अब छठा ये हो गया,
अब दाएं इधर जाइए, तो पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा। कौन सा? n। तो छठे के दाएं को तीसरा दिख रहा है, तो छठे के दाएं को तीसरा आप जाएंगे, दाएं ओर जाना है, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये हो जाएगा n। तो n हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो वैसे आपको थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा ये। अभी तो मैं आपको केवल समझा रहा हूँ चीज़ों को। चलिए, एक समूह के 4 लोगों की आयु लगातार 4 सम संख्याएं हैं। यदि समूह की आयु का योग 156 है तो समूह के सबसे बड़े सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। सम किसे बोलते हैं? 2, 4, 6, 8, यही होता है सम, जो 2 से कट जाता है। ठीक है, हमने इसके बारे में देखा था कि पहले ही मान लीजिए हमने x मान लिया पहले को, दूसरे को मान लेते हैं x+2, है ना, फिर तीसरे को मानेंगे x+4, ऐसे करके हमें मानना रहता है। ठीक है, अगर आप वैसे भी नहीं सॉल्व करना चाहते तो आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑप्शन के लिए भी आपको मैथ वाले सेक्शन बताया है ना, मैथ वाले में आप देख लीजिएगा नंबर सिस्टम वाला। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 4 सम संख्याएं, लगातार 4 सम संख्याएं लेनी है। तो पहला मान लीजिए x हो गया तो दूसरा x+2 होगा, सीधी सी बात है। आप इसको अगर x मानेंगे तो x+2 है ये, फिर x+4 ये है ना, 2 में 4 जोड़ दीजिए, वैसे ही फिर x+6 हो जाएगा। का योग कितना है? 156 है। आप सॉल्व करिए, 1x 2x 3x 4x, 4x धन अंक अंक जुड़ जाएगा, 2 4 6 6 6 12 बराबर 156। अब ये धन में है, इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा, तो 4x बराबर 156 में जब 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। x बराबर 144 बटे 4 कर दीजिएगा, 4 एकम 4 तिहाई 12, 4 छक्के 24, पहला x हो गया। सबसे बड़े सदस्य को बोल रहा है, मतलब जो सबसे छोटा है वो 36 हो गया और सबसे बड़ा x+6, तो 36 में आप 6 जोड़ दीजिए। x का मान कितना आया? 36 आया, और 6 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 42। सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा पूछता तो ये, तो सबसे बड़ा a। अंकों की, देखिए यहाँ पे क्या बोले हैं, 5 अंकों की ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग कितना है? सबसे बड़ी 5 अंकों की ना, तो 5 अंकों की, सॉरी यहाँ पे 5 नहीं है, वो 4 है ना, मैंने यहाँ पे करेक्शन कराया था। 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोला है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, मतलब आप 4 ठो 9 लिख लीजिए। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? तो बस अगर 5 अंकों का बोला है तो आप क्या करेंगे, 1 कम बाकी 4 0, आप ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए सबसे छोटी संख्या ये होती है। उसके बाद आप देखेंगे तो अगर आप 5 अंकों की इससे बढ़ाते जाओगे तो 10,001, ये बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा यही होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल रहे हैं कि जोड़ना है, कुछ नहीं करना। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये, है ना, जोड़ लीजिए ऐसे 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 करके, ये हो गया सी नंबर राइट आंसर। एक संख्या को 666 से विभाजित करने पर भागफल 200 तथा शेषफल 100 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या? भागफल गुणित पहला क्या था? भाजक गुणित भागफल। अब ये भाजक क्या होता है? जो भाग देता है। भागफल क्या होता है? जो हमें भाग करने पे प्राप्त होता है। और शेषफल, ये इतना करोगे आप तो आपको मिलेगा क्या? भाज्य मिलेगा। क्या मिलेगा? भाज्य मिलेगा। आप देखो यहाँ पे 666 क्या है? एक संख्या को 666 से विभाजित करने मतलब ये भाग देने वाला है। भाग देने वाला भाजक है ये, तो 666 पे लिख लो इसको। भागफल कितना है? 200 है, लिख लो इसको सेम टू सेम। और शेषफल कितना है? 100 है। बिल्कुल, आप अगर ऐसे लिखोगे तो यहाँ पे देखोगे कितने 2 जीरो आ गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे तो 2 जीरो है ही, मतलब जो भी लास्ट में रहेगा वहाँ पे 2 जीरो रहेगा ही रहेगा। चलिए, अब उसके बाद गुणा जब आप करते हैं, कभी जीरो का लास्ट में जीरो रहता है तो वो लास्ट में जीरो आएगा ही। कितना जीरो? 2 जीरो है, 2 जीरो। ठीक है, अब आप 2 का इससे गुणा करिए, 2 छक्के 12। ठीक है, फिर 2 छक्के 12 1 13, 2 छक्के 12 1 13। फिर आप इसको जोड़ेंगे, ये 2 जोड़, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, 2 जीरो हो गया। 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ गया। 300 है, आप यहाँ पे देखिए लास्ट में 300 आना चाहिए। 300 ये है, लास्ट में 300।
आप इतना ही करिए, बाकी आप जोड़ने का टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, हमारा आंसर बस आना चाहिए बस। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा समझ में आएगा कभी मैथ तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। देखिए अगर मैं बोलता हूँ आपको कि 1 का वर्ग 1 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 11 का वर्ग कितना होता है, तो आप बोलोगे 121। तो अगर देखेंगे तो लास्ट में दोनों का एक ही एक आ रहा है। आप 21 का भी देखोगे तो 21 में कितना आता है, 441 होता है, लास्ट में एक ही आएगा, है ना। देखो आप 31 का भी करोगे तो भी कितना आएगा, तो भी यही आएगा, लास्ट में एक ही आएगा, 31 से करोगे तो भी। ठीक है, चलिए अब आपको ध्यान देना है उसके बाद किसके बारे में, 2 के बारे में। 2 का वर्ग 4, आप अगर 12 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, 144 आएगा, लास्ट में 4 ही आएगा। आप 22 का करोगे तो 484 आएगा, लास्ट में 4 ही आएगा। चलिए वैसे आप 3 का देखोगे तो 3 का हमेशा 9 आएगा, 13 का करोगे तो 169 आता है, लास्ट में 9 ही आता है। 13 में भी 23 में करोगे तो 23 में 529 आता है, ये भी लास्ट में 9 ही आता है। चलिए उसके बाद अब 4 में आप 4 का वर्ग करोगे तो 16 आता है, लास्ट में 6 आएगा। आप 14 का करोगे तो 196 आता है, लास्ट में 6 ही आता है। 24 का करोगे तो भी लास्ट में 6 ही आएगा। ठीक है, वैसे ही आप 5 पे जाओगे तो 5 का हमेशा 5 ही आएगा, आप कुछ भी कर लो 5 का जो वर्ग रहेगा वो हमेशा 5 आएगा। 15 का करोगे 125 आएगा, है ना, सॉरी 225 आएगा, तो लास्ट में 5 आ रहा है। आप 25 का करोगे तो 625 आएगा, लास्ट में 5 ही आ रहा है ना। उसके बाद आप अगर फिर आप 6 पे जाओगे, 6 का वर्ग करोगे तो 36 आता है ना। 16 का वर्ग करोगे तो 296 आता है। तो आपको मैंने बताया था जब गणित पढ़ाया था कि यहाँ से यहाँ तक जाती है संख्या, उसके बाद 6 के बाद देखिए 6 4 का रिपीटेशन हो जाता है। 7 जो रहेगा वो 3 का रिपीट करेगा, जो 7 का इकाई का अंक रहेगा वो हमेशा 3 को रिपीट करेगा। 3 का क्या है, 3 का 9 आ रहा है, तो 7 का भी हमेशा इकाई का अंक 9 ही रहेगा। 7 का करोगे तो 49 हो रहा है, 17 का करोगे तो 289 होता है। वैसे अब 8 का करोगे तो हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। 2 को रिपीट करेगा 8, 9 को करोगे तो 1 को रिपीट करेगा वो। चलिए ये सारी गणित है, गणित को सीखना जरूरी है। तो सीधी सी बात है 7 है, कभी भी आप देखोगे तो 1 नहीं हो, सॉरी 2 नहीं होता इकाई के अंक में। आप देख लीजिए 2 इकाई के अंक में कहीं पे है क्या, नहीं है। 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है। इसके अलावा आप 10 का 10 में गुणा करोगे या फिर 10 का वर्ग करोगे तो 0। इतनी ही चीज़ें हो सकती हैं इकाई में, कभी भी वर्ग रहेगी, तो इसके अलावा नहीं हो सकती। मतलब 2 नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इसके अलावा 3 नहीं हो सकता कभी भी, इसके अलावा 7 नहीं हो सकता कभी भी, इसके अलावा 8 नहीं हो सकता कभी भी। ये इकाई में होंगे ही नहीं, अगर होंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सीधी सी बात आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। इकाई में 2 है, मतलब ये तो कभी भी पूर्ण वर्ग हो नहीं सकता। ये देखिए इकाई में 7 है, ये भी कभी भी पूर्ण वर्ग होगा नहीं, ये तो ए होगा या तो डी होगा। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो जो 961 है ये पूर्ण वर्ग होता है। किसका होता है ये, तो 31 का होता है। किसका, 31 का पूर्ण वर्ग 961 होता है। चलिए उसके बाद हल करें। हल करना है हमें, किसको हल करना है, ये वाली चीज़ को। अब भी का पेपर है जो अभी जो 2024 में पेपर हुआ था फरवरी में, और इसे क्या किया गया, रद्द कर दिया गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नकल वकल हुआ था। ठीक है, तो इसमें आप क्या कौन सा रूल लगाएंगे, तो बोर्ड मास वाला रूल लगाएंगे। सबसे पहले बोर्ड मास वाले रूल में करना क्या रहता है, तो हमें सबसे पहले भाग करना पड़ता है, और यहाँ पे ये भागित है, क्या है, भाग है, यहाँ पे भाग है। ठीक है, हमें सबसे पहले भाग करना है, फिर उसके बाद गुणा करना है, उसके बाद धन करना है, उसके बाद ऋण करना है। बोर्ड मास रूल। चलिए सबसे पहले भाग करना है। जहाँ 12 है, 12 में 4 का भाग करेंगे तो यहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन क्या आएगा, 3 आएगा। क्या आएगा, 3 आएगा। उसके बाद हमें क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। तो 6 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन आया वो 12 हो गया। 12 ऋण 3 धन 2। 12 में से आप चाहो तो इसको जोड़ लो, आप चाहो तो जोड़ सकते हो या फिर घटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 12 में मैंने रूल के हिसाब से चला तो 12 2 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 में 3 घटाएंगे तो आएगा 11। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा,
सी नंबर सही हो जाएगा। ये मान ज्ञात कीजिए, इसे हमें जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के लिए मैं यहीं पे आंसर चाहूँ तो ला सकता हूँ। देखिए, आपको दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा लगाना रहता है। 5.061, आप देखोगे 3.98, तो 3.98, दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव रहना चाहिए। फिर आप देखोगे यहाँ पे 0.3। ठीक है, यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिखते जाइए, यहाँ पे लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउट होगा कि 2 के बीच में दशमलव है ही नहीं, 2 के पास में, तो आप 2.0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा दशमलव के नीचे दशमलव आता ही आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब देखिए, दशमलव के बीच में दशमलव आता है मतलब नीचे में, तो आप देखेंगे कि जो ये वाला जो संख्या है, इसमें दशमलव के बाद में 4 संख्या है, बाकी सभी में कम कम है। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, तो जो आप ये जो चौथी संख्या है, ये जो है 4 वाला, जो 7034 है, कभी भी आप देखोगे तो 7034, ये लास्ट, ये सबसे ज़्यादा है, मतलब 4 तो हमेशा यहाँ रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, दशमलव हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। बाकी देखिए, यहाँ पे एक ही में है जो कि सबसे ज़्यादा संख्या 4 है, और तो 4 तो भाई और किसी के साथ जुड़ ही नहीं सकता ना। आप देखेंगे किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, तो 4 के नीचे में 4 ही आएगा, और ये सी हम ऐसे ही डायरेक्टली इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करिए, दशमलव के नीचे दशमलव में, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी डाउट हुआ होगा तो सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और संख्याओं को 4, 10 और 12 से प्रत्येक से विभाजित है। सबसे छोटी संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है, 4, 10, 12 से विभाजित है। विभाजिता का नियम अगर आपको याद होगा तो सब बन जाएगा। पहली बात तो ये टिकटॉक करती है। चलिए, बात ये है कि 4 से विभाजित होना चाहिए, मतलब इकाई और दहाई जो संख्या है वो 0 हो या फिर 4 से कट जाए। देखेंगे बहुत सारी संख्या 0 है, मतलब 4 से सारी संख्या कट जाएगी, 4 से दिक्कत नहीं है। 10 से करने के लिए हमें क्या लास्ट में 0 चाहिए, 0 है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। 12 से काटने के लिए क्या चाहिए, 4 से कटे और 3 से कटे, तो आप देखो 4 से तो कट ही रही हैं संख्याएं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से कट जाएंगे। 3 से काटना चाहिए, और 3 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसका अंकों का योग 3 से डिवाइड हो जाए। आप देखो 2 और 5 क्या होता है, 7 होता है, 7 में 0 जोड़ोगे 7 ही होगा। 7 क्या 3 से कटता है, तो बोलोगे नहीं कटता, मतलब ये गलत हो गया। 9 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये बन सकता है। 6 1 7, ये भी नहीं कटता। 4 और 0 जोड़ोगे तो 4 और 4 केवल 4 ही होगा, तो ये भी नहीं कटेगा, मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 का जो वर्ग होता है वो क्या होता है, तो 900 होता है, और 900 सभी संख्याओं से, देखिए एक तो पूर्ण वर्ग है ये, और 4, 10, 12 सबसे कट जाएगा, आप काट के देख लेना। ये देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 26,549 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर बताना है। तो 5 के स्थानीय मान आप क्या करेंगे, 5 और उसके बाद जितने जीरो है, वो जितने अंक उतने जीरो लिख लीजिए। दो अंक है, 2 जीरो लिख लिया। जातीय मान क्या होता है, वही संख्या होती है, वही संख्या आपने लिख लिया, आपको घटाना है, अंतर बोला है, तो 10 में से 5 जाएंगे, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा, 9 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 4 बचा। 495 डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अभाज्य संख्या है, कौन सा एक अभाज्य संख्या है, 7 का वर्ग 49 होता है, ये तो हो नहीं सकता। अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जो 1 से कटता है और खुद से कटता है बस, और किसी से नहीं कटता। तो लेकिन आप 49 को देखोगे तो 49 तो किसे किसे कटेगा, 1 से कटेगा, 7 से भी कटेगा, 49 से भी कटेगा, मतलब ये दूसरी संख्याओं से भी कट रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। 43 को आप देखोगे तो ये केवल 1 से कटेगा और 43 से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा, इसलिए ये भाज्य संख्या हो जाएगा। आप अगर मैं 39 को बताना चाहूँ तो ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, 39 से कटेगा, इतनी सारी संख्याओं से ही कटेगा, इसलिए ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे ये 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 19 से कटेगा, 57 से कटेगा, है ना, तो बहुत सारी संख्याओं से 57 कटते हैं। चलिए, इनमें से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसका आपको मैंने रूल बताया था क्या, सम स्थान पे जो अंक है, सम स्थान पे जो अंक है, अंक का योग करना है ऋण विषम स्थान पे जो अंक है, विषम स्थान पे जो अंक है ना, उनका योग करेंगे, फिर यहाँ इन दोनों के बीच में जो योग आता है इनके अंकों का, उसको हम लोग घटा देते हैं। आप देखोगे पहले सम स्थान, आप इसको देखिए, सम स्थान पे क्या है, 4 है, 5 है, 2 है सम स्थान पे, ठीक है। आप यहाँ से आप कैसे, मैंने रूल बताया है, अब यहाँ पे अगर बताऊँ बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा।
4 5 9 9 2 11 ऋण 1 6 7 7 3 10 11 ऋण 10 1 आ जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्या आना चाहिए इसके बाद? तो या तो जीरो है या तो 11 22 11 का गुणा जाए या 11 का पहाड़ा है, आप ऐसे सोच सकते हो। आप इसको देखिए, सम स्थान पे क्या क्या है, 4 है 5 है और 2 है। 4 5 9 2 11। विषम स्थान पे क्या है, 1 है 6 है और 4 है। ठीक है, तो क्या है, सॉरी 2 है 6 है 4 है, 2 6 कितना 8 8 4 12 हो जाता है। ठीक है, ऋण 1 बिल्कुल नहीं कटेगा। फिर आप इसको सम स्थान पे देखिए, 2 5 और ये 3 सम स्थान पे है, तो 2 5 7 7 3 10। विषम स्थान पे देखिए, 1 6 7 7 1 8, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, बिल्कुल भी ये भी गलत। अब इसको देखिए, आप इसको ऐसे ही राइट कर सकते हैं, बाकी आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। सम स्थान पे क्या क्या है, 2 है 5 है 4 है, 2 5 7 7 4 11 ऋण। अब विषम स्थान पे देखिए, 1 है 6 है 1 है, सॉरी 4 है 6 है 1 है, 6 4 10 1 11 11 ऋण 11 आया क्या, जीरो जीरो आया, मतलब ये 11 से कट जाएगा, आप काट के देख लीजिएगा। अब गुणनफल, ये इतनी बड़ी संख्या दी हुई है और इसकी इकाई का अंक ज्ञात करना है। करें कैसे, आप केवल इकाई का गुणा करिए, 2 अट्ठे 16 आया क्या 6, आप 16 मत लिखिए, केवल 6 लिखिए। इकाई में क्या आया, 6 आया, 6 को 9 में गुणा करिए, 9 छक्के 54, 54 मत लिखिए, केवल 4 लिखिए। 4 आया, 4 को 4 से गुणा करिए इकाई वाली संख्या से, 4 चौके 16, 6 आया, सी राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन, संख्या 31,818 में कौन सी छोटी संख्या घटा दें कि संख्या 15 से विभाज्य हो जाए। इतनी बड़ी संख्या है, इसको हमें कोई ना कोई संख्या से घटाना है कि 15 से कट जाए। 15 से काटने के लिए दो चीज होना चाहिए, या तो वो 3 से भी कटे और 5 से भी कटे, क्योंकि 3 25 15 होता है। ठीक है, 3 से भी कटे 5 से भी कटे। अब देखिए कौन सी संख्या घटाए ये वाली संख्या से, तो आप 31,818 से आप अगर 1 घटाओगे तो 31,817 होता है। आप अगर 2 घटाओगे तो 31,816 होता है। आप अगर 3 घटाओगे तो 31,815 होता है। आप अगर 10 घटाओगे तो 31,808 होता है ना। आप घटा लीजिएगा सबसे। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, 3 से और 5 से आपको 5 वाला देखिए, 5 का रूल क्या होता है, तो आप बोलोगे इकाई का अंक 5 होना चाहिए, मतलब यही बस है जो कि 5 से कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है। और 3 से अब देखिए, तो 3 से सभी संख्याओं का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 1 4, 8 4 12, 12 1 13, 13 5 18, 18 किसी 3 से कटता है, मतलब सी नंबर राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो कि एक ही एकमात्र संख्या है जो कि 5 से कट रही है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपको टेस्ट ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे 9131622064 पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा पहले, क्योंकि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ सीरियस लोग हैं, टाइम पास वाले नहीं जो इधर उधर यहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ भी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद उनको टाइम पास करना, आज टेस्ट दे रहे हैं कल टेस्ट नहीं देंगे, कोई सीरियसनेस है नहीं। ठीक है, तो वैसे लोग को मैं बिल्कुल भी नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो जो सीरियस है वो इस नंबर पे आए, है ना। और यहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना है, क्या पहले आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे और आपको 101 का पेमेंट करना है इसी नंबर पे, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।